Hello students, welcome back in HOT 321 Post Harvest Management and Value Additions of Fruits and Vegetable. Lecture 7th Part 1st Harvesting and Field Handling. Harvesting होता है तुड़ाई, ठीक है, जिसको अपने कटाई भी कह देते हैं फील्ड वाली फसलों के लिए। तो तुड़ाई होता है ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है। और फील्ड हैंडलिंग से मतलब है खेत के अंदर सार संभाल, या कह लो कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तुड़ाई के बाद फलों की सार संभाल, ठीक है। तो अपने आगे देखेंगे कि होती क्या है ये प्रोसेस, या इसको क्या कहते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने हार्वेस्टिंग और कुछ पार्ट फील्ड हैंडलिंग के स्टेप्स हैं जो कवर करेंगे, और जो बाकी बच जाएंगे वो अपने सेकंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। हार्वेस्टिंग, तुड़ाई। दिस इज द सेपरेशन ऑफ ए प्रोडक्ट फ्रॉम द ओरिजिन पैलेस। तुड़ाई क्या होती है कि जो कोई प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसे जो उसका ओरिजिन प्लेस है, उत्पत्ति है, उससे अलग करना तुड़ाई कहलाता है। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन कैन बी पार्ट ऑफ द प्लांट अबव ग्राउंड, that is shoot, example apple, tomato, etc., or an underground plant parts like potato, carrot, etc. द जो ओरिजिन होता है, पॉइंट होता है ओरिजिन का, वो जमीन के पौधे का जमीन के ऊपर का भी हो सकता है। जैसे कोई फल है, पत्ती है, जो अपने जिसकी ज़रूरत है, अपने को खाने वाली चीज़ है, उसको तोड़ना, जैसे एप्पल है, टोमेटो, ठीक है। या फिर ये अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट भी हो सकते हैं, जैसे पोटैटो है, कैरेट है। अंडरग्राउंड से मतलब जो ज़मीन के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे रूट वाली जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर अपने ट्यूबर्स या फिर बल्ब्स खाते हैं, तो वो चीज़ें भी आपकी उनको भी अलग करना उस ओरिजिन पॉइंट से, जहाँ कह लो कि वो चीज़ हार्वेस्टिंग कहलाएगी, ठीक है। उनको तोड़ना हार्वेस्टिंग कहलाएगा। दिस इन्वॉल्व सेपरेटिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बाय हैंड और विद ए टूल और मशीन। जो हार्वेस्टिंग होती है, इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, उनको पेरेंट प्लांट से या पैतृक पौधे से अलग किया जाता है, जहाँ तो हाथ से, या फिर किसी इक्विपमेंट के थ्रू, जैसे स्केटियर है, जब फ्रूट कटर आते हैं उनसे, या फिर मशीन से, ठीक है। मशीनों से भी कई बार अगर बड़े क्षेत्र पे आपकी कल्टीवेशन कर रखी है, तो हार्वेस्टिंग जो की जाती है वो मशीन से भी की जाती है, मशीन से भी उनको तोड़ा जाता है। हार्वेस्टिंग मेथड्स, जहाँ कह लो कि काइंड्स ऑफ हार्वेस्टिंग, भाई कितने प्रकार की हार्वेस्टिंग होती है, कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं तुड़ाई के अंदर। सेवरल फैक्टर्स आर कंसीडर्ड इन डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट हार्वेस्टिंग मेथड। दे आर, बहुत से फैक्टर्स होते हैं अपने ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा मेथड अपने को यूज़ करना है हार्वेस्टिंग के लिए। जो मेथड है दे आर हैंड हार्वेस्टिंग एंड मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। मतलब एक तो हाथ से तुड़ाई करना, हैंड हार्वेस्टिंग जिसको कह देते हैं, ठीक है, मैनुअली उसको तोड़ना। एक होता है मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग मतलब मशीनों से किसी फसल की तुड़ाई करना, प्लकिंग करना, ठीक है। पहला है हैंड हार्वेस्टिंग। हैंड हार्वेस्टिंग क्या होता है, हाथ से तुड़ाई क्या होता है। ऑल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड बाय हैंड सिंस एंशिएंट टाइम। जो जितने भी हॉर्टिकल्चर फसलें हैं, जहाँ उद्यान की फसलें होती हैं, उनकी जो तुड़ाई है वो हाथ से बहुत ही पुराने समय से, प्राचीन समय से की जाती जा रही है, वे हाथ से ही तोड़े जाते हैं। सम क्रॉप्स एग्जाम्पल, इवन टुडे फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय हैंड। Hand harvesting is still the most common method for horticulture produce in India due to inadequate mechanization, small holdings, and the diversity of crop grown by a small farmer. जो बहुत सी फसलें हैं, यानी कि आज के अंदर भी अगर आपने देखें तो जैसे फ्लावर्स हैं, उनकी ज़्यादातर तुड़ाई हाथ से की जाती है। जैसे फ्लावर्स, फूल समझते होगे, पुष्प, ठीक है, वो भी हॉर्टिकल्चर है, उसकी भी तुड़ाई हाथ से की जाती है आज के समय में भी। इसके लिए कोई ज़्यादा मशीनों का यूज़ नहीं किया जाता। हैंड हार्वेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा
कह लो कि हाथ से जो तुड़ाई की जाती है बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेथड है, बहुत ही आम प्रचलित मेथड है इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो इनएडिक्वेट मैकेनाइजेशन है, मतलब जो मशीनें हैं वो पर्याप्त नहीं है, सीमित हैं। ठीक है, क्योंकि फील्ड के लिए कह लो कि मशीनें अभी तक अपने पास इतनी अच्छी मशीनें नहीं है कि अपने उनसे हार्वेस्ट कर सके, या फिर जस्ट स्मॉल होल्डिंग्स के कारण भी अपनी मशीनें यूज़ नहीं कर सकते। स्मॉल होल्डिंग्स होता है कि भाई उनके पास ज़्यादा बड़े बड़े क्षेत्र नहीं है, किसानों के पास छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, तो उनके अंदर वो मशीनों से यूज नहीं कर सकते तुड़ाई के लिए। ठीक है, जहाँ पे एक्सटेंसिव तरीके से खेती की जाती है वहाँ पे ज़्यादातर मशीनें यूज़ की जाती है, जहाँ पे इंटेंसिव रह जाती है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे खेत हैं। और दूसरा, द डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप ग्रोन बाय स्मॉल फार्मर। डाइवर्सिटी मतलब बहुत ही विभिन्न प्रकार की फसलें उगाना एक ही किसान के द्वारा। अगर वो छोटा सा उसके पास जगह है उसमें भी वो अलग अलग टाइप की फसलें उगा रहा है, एक ही फसल नहीं उगा रहा। तो इसलिए भी कुछ है कि रिस्ट्रिक्शंस है कि वो मैकेनाइजेशन यूज नहीं कर पा रहा, कि वो मशीनों को यूज नहीं कर पा रहा। ठीक है, इन डेवलपिंग कंट्रीज मोस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंटरनल रूरल एंड अर्बन मार्केट आर हार्वेस्टेड बाय हैंड। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश हैं, वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, वो जहाँ तो रूरल जहाँ फिर अर्बन मार्केट के लिए जो कह लो कि लोकल कह लो, जहाँ तो किसान रूरल ही रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, उनके लिए, और जो अर्बन मार्केट होता है, ठीक है, बड़े बड़े मार्केट होते हैं शहरों के अंदर, उनके लिए ज़्यादातर हार्वेस्टिंग वो हाथ से ही करता है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। ठीक है, विकासशील जैसे इंडिया है ऐसे देशों के अंदर। ऑफ हैंड हार्वेस्टिंग, हाथ से तुड़ाई के लाभ। हैंड हार्वेस्टिंग इज कॉमन इन दोज क्रॉप्स in which the product has to be harvesting at different stages of maturity and the crop is harvesting several times। जो हाथ से तुड़ाई है बहुत ही आम होती है ऐसी फसलों के अंदर जिनके जो उत्पाद होते हैं उनको परिपक्वता की विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में तोड़ा जाता है। मतलब कई क्या होता है कि कई फलों के अंदर, जैसे टमाटर है, उसमें ब्रेकर स्टेज के अंदर भी फल तोड़े जाते हैं। ग्रीन स्टेज के अंदर अगर लोग दूर मार्केट के अंदर अपने को उसको सेल करना है तो ग्रीन स्टेज के अंदर भी तोड़े जाते हैं। जहाँ फिर उनको अगर अपने लोकल मार्केट जब प्रोसेसिंग के लिए, तो राइप फ्रूट्स जब पूरी तरह से जब उनका कलर आ जाता है तब तोड़े जाते हैं। मतलब उनको डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के ऊपर तोड़े जाते हैं। अब फल कई पौधों के अंदर एक साथ नहीं पकते। ठीक है, उनके अंदर फल कुछ फल पक जाते हैं, कुछ फल टाइम लेते हैं उस टाइम। ठीक है, एक ही टाइम के अंदर। तो जो पके पके फलों होते हैं उनको तोड़ा जाता है। तो हार्वेस्टिंग भी कई कहते हैं कि टाइम के अंदर की जाती है। ठीक है, तो ऐसी फसलों के अंदर हैंड हार्वेस्टिंग ज़्यादा सुविधाजनक रहती है। ठीक है, राइप फ्रूट्स कैन बी प्रिसाइजली सेलेक्टेड। जो राइप फ्रूट होते हैं, परिपक्व फल होते हैं, उनका चुनाव आप ठीक ठाक तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जबकि जो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग होती है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि एकदम से आप पूरे के पूरे फलों को आप हार्वेस्ट करोगे, जैसे शेक टाइप का होता है, उसमें भी परिपक्व फलों के साथ कच्चे फल भी गिर जाते हैं जब पौधे को हिलाया जाता है। तो इसके अलावा जो वंस टाइम हार्वेस्टर होते हैं, एक ही टाइम में हार्वेस्टिंग की जाती है, तो उनके अंदर भी सारे फल एक साथ ही तोड़े जाते हैं। जबकि हैंड हार्वेस्टिंग के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि जो पके पके फल हैं उनको आप सेलेक्ट करो और तोड़ो। प्रिसाइज ग्रेडिंग, रिमूविंग ऑफ डैमेज्ड डिजीज्ड फ्रूट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। प्रिसाइज ग्रेडिंग मतलब आप ग्रेडिंग भी साथ साथ कर सकते हो, ठीक ठाक ग्रेडिंग भी हो जाती है। ठीक है, जो भी आपके डैमेज्ड प्रोडक्ट होते हैं, डैमेज्ड कोई भी उनको कट लगा हुआ है फल के ऊपर, किसी पक्षी के द्वारा उसको खाया हुआ है, या फिर कोई बीमारी लगा हुआ फल है, ठीक है, उसको आप हार्वेस्टिंग के समय ही अलग कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपकी ग्रेडिंग भी साथ साथ चलती जाएगी अगर आप हाथ से तुड़ाई कर रहे हो तो। लेस एक्सपेंसिव, ये जो मेथड होता है बहुत ही कह लो कि सस्ती विधि है, ज़्यादा आपको इसमें खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मिनिमम डैमेज टू द प्रोडक्ट। मिनिमल डैमेज टू द प्रोडक्ट मतलब जो आपका प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसको कम से कम नुकसान पहुंचता है। अगर आप हाथ से उसको केयर के साथ तोड़ रहे हो तो फलों को कम से कम नुकसान होगा,
उसके अंदर कोई चोट खरोच जो मशीनों के कारण कई बार लग जाती है वो नहीं लगेगी। द रेट ऑफ हार्वेस्टिंग कैन बी इंक्रीज्ड बाय एम्प्लॉइंग मोर नंबर ऑफ पर्सन्स। जो हार्वेस्टिंग की दर है उसको, तुड़ाई की दर को आप बहुत ज़्यादा कह लो कि नंबर में श्रमिक यूज करके उस दर को बढ़ा सकते हो। आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप अगर चाहते हो कि मेरे जो उत्पाद हैं वो जल्दी टूट जाएं, तो आप उसमें ज़्यादा नंबर पर्सन जो है, लेबर है, वर्कर है, उनको यूज करो, तो वो आपकी हार्वेस्टिंग की दर भी बढ़ जाएगी, तुड़ाई की दर बढ़ जाएगी। मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें ज़्यादा आपको कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल इन्वेस्ट मतलब आप जैसे ही शुरुआत करते हो किसी हार्वेस्टिंग या किसी ऐसे प्रोग्राम की, ऑपरेशन की, तो उसमें आपको एकदम से पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लेबर को एक टाइम जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद उनको पैसे दोगे। इसमें क्या होगा कि आपको पहले मशीन परचेज करनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी, फिर आप उसके अंदर हार्वेस्टिंग कर पाओगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम कैपिटल इन्वेस्ट करके आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है। द सेम वर्कर कैन बी यूज फॉर हार्वेस्टिंग डिफरेंट types of crops with apple and gladulus can be plucked by the same person but cannot be harvested by the same machine। जो एक ही वर्कर है, एक ही श्रमिक है, वो अलग अलग प्रकार की फसलों को तोड़ सकता है, जबकि ऐसा मशीनों के अंदर संभव नहीं है। मशीनें अलग अलग फसल के लिए अलग अलग टाइप की होती हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि एक ही आदमी से आप सेब भी तोड़वा सकते हो, उससे ही से आप ग्लेडियोलस फ्लोवर है उसको भी तोड़वा सकते हो। ठीक है। जहाँ ये कह लो कि जो एप्पल भी तोड़ रहा है वो आपकी सब्जियां भी तोड़ सकता है। सेम आदमी काम कर सकता है, पर सेम मशीन उसी अलग अलग फसल के अंदर काम नहीं कर सकती। Immature and small sized fruit can be left on the plant for the next crop like peas and capsicum। जो कच्चे होते हैं और छोटे आकार के फल होते हैं उनको पौधे के ऊपर ही लगा रहने दिया जाता है दूसरी बार तुड़ाई करने के लिए। जैसे मटर है और कैप्सिकम है, चिल्ली है, यानी कि मिर्च, सॉरी कैप्सिकम शिमला मिर्च होती है। इसमें क्या होता है कि एकदम से फल एक साथ नहीं पकते। ठीक है। मटर के अंदर भी एक बार फल आ गया, दो चार फलियां पक गई पौधे के ऊपर, तो एक साथ नहीं पकती, तो उसके बाद फिर से तुड़ाई करनी पड़ती है। तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप एक टाइम में मतलब जो पक्की फलियां हैं जिनके अंदर दाने बन चुके हैं पोर्स के अंदर, उनको आप प्लग कर लो, तोड़ लो। उसके बाद जो आपको लग रहा है कि इसमें दाने अभी बने नहीं हैं, कच्चे हैं, तो उनको आप प्लांट के ऊपर ही छोड़ सकते हो। फिर है डिसएडवांटेज ऑफ हैंड हार्वेस्टिंग। हानियाँ क्या हैं? ठीक है। हाथ से तुड़ाई की हानियाँ, मोर टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा समय लगता है तुड़ाई के अंदर। अगर हाथ से अगर आदमी तोड़ता है तो उसको टाइम ज़्यादा लगता है मशीनों की तुलना में। डिपेंडेंट ऑन अवेबिलिटी ऑफ लेबर, जो लेबर है या श्रमिक है उसके ऊपर ज़्यादातर आपका काम डिपेंड रहेगा हार्वेस्टिंग का। ठीक है। एक टाइम आपकी कोई स्ट्राइक चल रही है तो आपको हार्वेस्टिंग करवानी है तो आपकी डिले हो जाएगी। ठीक है। आपको ज़्यादातर उस लेबर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। Mechanical harvesting, it is very useful in low cost and fast harvesting of a particular crop। जो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग है, मशीनों से तुड़ाई की जाती है, वो कम कह लो कि मूल्य के ऊपर बहुत तेजी से तुड़ाई किसी स्पेशल फसल की करने के लिए बहुत ही यूजफुल होती है, बहुत ही उपयोगी होती है। मतलब अगर आप कम पैसे के अंदर बहुत तेजी से तुड़ाई करना चाहते हो किसी भी स्पेशल फसल की, तो ये सबसे अच्छी विधि है। स्पेशल हार्वेस्टिंग मशीन्स आर डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक क्रॉप्स। एक स्पेशल प्रकार की जो मशीनें होती हैं तुड़ाई की, वो अलग अलग फसल की कह लो या फिर स्पेसिफिक एक क्रॉप की अलग से एक स्पेशल मशीन होती है तुड़ाई की। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग इज कॉमन फॉर मोस्ट क्रॉप्स इन डेवलपिंग कंट्रीज बट इज स्टिल अनकॉमन इन इंडिया। जो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग है, मशीनों से तुड़ाई है, बहुत ही कॉमन है जो डेवलप्ड कंट्रीज है, विकसित देश हैं उनके अंदर, पर भारत के अंदर ये अभी तक आम या सामान्य नहीं है। मशीन हार्वेस्टिंग इज यूजली viable only when the entire crop is to be plucked or harvested at once।
मशीनें उस समय ज़्यादा उपयोगी होती हैं, वायबल होती हैं, जब पूरी की पूरी फसल को एक साथ ही तुड़ाई करनी होती है। ठीक है, जैसे अपनी फील्ड वाली फसलें होती हैं, धान है या फिर वीट गेहूं है, इनके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा काम जब है। जहाँ पे फलों की बात करें तो कुछ फल के लिए तो सही है कि जहाँ पे एक साथ फल पूरे के पूरे फल पेड़ के ऊपर पक जाते हैं उनके अंदर तो, पर ज़्यादातर फलों के अंदर क्या होता है कि उनकी मैच्योरिटी के हिसाब से उनको तोड़ा जाता है, नहीं तो उस टाइम कच्चे टूट जाएंगे तो आपको लॉस होगा। ठीक है, और उनके लिए ज़्यादा जरूरी जहाँ पे एक साथ फल फसलों को जहाँ एक साथ फल पूरे के पूरी पेड़ पे पक जाते हैं, उनके लिए तो ये मशीनें बहुत ही यूजफुल होती हैं, वायबल होती हैं। एडवांटेज ऑफ मैकेनिकल हार्वेस्टिंग, एडवांटेज क्या है मैकेनिकल हार्वेस्टिंग की, ठीक है, लाभ क्या है जो अगर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग अगर अपने मशीनें यूज करते हैं तुड़ाई के लिए। फास्ट हार्वेस्टिंग द सेव टाइम, जो तुड़ाई होती है बहुत ही फास्ट होती है, तेजी से होती है, जिससे समय का बचता है। ठीक है, लेस डिपेंडेंसी ऑन लेबर अवेलेबिलिटी, जो लेबर है उसके ऊपर आपको कम निर्भर रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि इसमें लेबर की आवश्यकता नहीं होती, इसमें स्किल्ड आदमियों की जरूरत होती है, पर आपको बहुत ज़्यादा तुड़ाई करने के लिए लेबर की जरूरत नहीं है कि भाई आप इतने बड़े खेत के अंदर तुड़ाई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नंबर पर्सन की जरूरत होगी। यहाँ पे एक मशीन के ड्राइवर की जरूरत है, आपको ऑपरेट करने वाले की जरूरत है, और ज़्यादा लेबर की जरूरत नहीं है। इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस फॉर द वर्कर, इससे जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए जो काम करने की परिस्थितियाँ होती हैं उनका उनमें वृद्धि होती है, मतलब वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। फिर डिसएडवांटेज ऑफ मैकेनिकल हार्वेस्टिंग, हानियाँ क्या हैं मैकेनिकल हार्वेस्टिंग की। इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड मैन पावर फॉर यूज ऑफ मशीन, हैंस डिपेंडेंस ऑन ट्रेंड मैन पावर, इसमें आपको एक अनुभवी कह लो या फिर जो स्किल्ड मैन पावर होती है उसकी ज़रूरत होगी मशीन को चलाने के लिए, इसलिए आपकी जो डिपेंडेंसी होगी वो एक ट्रेंड मैन पावर के ऊपर होगी, मतलब जिसको सारा काम आता होगा, मशीन चलानी आती होगी, उसके ऊपर आप ज़्यादा डिपेंड रहोगे। ठीक है, इम्प्रॉपर यूज ऑफ मशीन कैन कॉज ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस, इम्प्रॉपर यूज मतलब मशीन का अगर मान लो कि कुछ चीज़ आप जाने की स्किल्ड आदमी नहीं है, उसको अभी नॉलेज नहीं है, उसको वो बैठ गया मशीन चलाने लग गया और वो फलों की तुड़ाई कर रहा है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। आर्थिक नुकसान से मतलब आपका जो फल है हो सकता है वो उन पे घाव हो जाए, उनके ऊपर चोट लग जाए, वो उनके आधे कट जाए, या फिर आपके पौधे हैं जो लगे हुए पेरिनियल फसल है तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप थोड़ा सा भी उसके अंदर इम्प्रॉपर तरीके से मशीन को यूज़ किया जाता है तो। द मशीन रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस, जो मशीन होती है उसको कह लो कि रेगुलर मेंटेनेंस की भी आवश्यकता होती है, मतलब उसमें आपको ग्रीस देना है, ऑयल देना है, तो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, मशीन की भी केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। मे डैमेज पेरिनियल क्रॉप्स, बार्क ऑफ ट्री ब्रांचेस, ये जो पेरिनियल फसलें होती हैं, बहुवर्षीय फसलें होती हैं, जैसे फल वृक्ष होते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं ये मशीनें। ठीक है, जैसे अगर आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो, क्योंकि वो पूरे के पूरे पौधे को कवर करेगी या फिर उसको शेक करने के लिए उस पौधे को पकड़ेगी, तो वहां से उसकी जो छिलका होता है शाखाओं का, हो सकता है वो छिल जाए, तो पौधे को नुकसान होता है, पेरिनियल फसलों को नुकसान होता है मशीन हार्वेस्टिंग से। सोशल इम्पैक्ट फ्रॉम लोअर लेबर रिक्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इससे जो सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है, आप कम से कम लेबर यूज कर रहे हो और एम्प्लॉयमेंट आप ज़्यादा जनरेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप मशीनों से काम करवा रहे हो तो आप एम्प्लॉयमेंट कैसे दोगे लोगों को। तो लोअर आप उसके मशीनों के कारण आपकी जो लेबर की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो रही है, तो इससे सोशल इम्पैक्ट भी पड़ता है, सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। हार्वेस्टिंग मशीन, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग डिवाइसेस that employ direct contact methods such as combing, cutting, pulling, snapping, twisting, stirring and compacting। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के अंदर जो डिवाइस यूज़ किए जाते हैं, मतलब जो भी मशीनें यूज़ की जाती हैं, वो सीधे संपर्क विधि से ज़्यादातर
अपने जो काम है उसको करती हैं, जैसे कॉम्बिंग करती है, कोई कंघी की तरह फलों को तोड़ती है, कोई कटिंग करती है, कोई पुलिंग करती है, या फिर कोई स्नैपिंग करती है, या फिर ट्विस्ट करती है, मरोड़ती है, मोड़ना उस चीज़ को, या फिर स्ट्रिपिंग करती है, या कॉम्पैक्ट की तरह उन फलों को तोड़ती है। मतलब ये अपनी अपने अपने जो मेथड्स यूज करती है, कोई मशीन किस तरीके से तोड़ती है, कोई मशीन किस तरीके से तोड़ती है, मतलब सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट के हिसाब से तोड़ती हैं। कुछ विशेष प्रकार की मशीनें भी हैं, जैसे शेक कैच एंड कलेक्ट सिस्टम। शेक कैच कलेक्ट ज़्यादातर जहाँ बेरीज की तुड़ाई करनी होती हैं, ठीक है, वहाँ पे शेक कैच एंड कलेक्ट सिस्टम यूज किया जाता है, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा आपको मेरी जो वेबसाइट है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगा इनके बारे में कि ये किस प्रकार से काम करती हैं। वैसे शेक कैच एंड कलेक्ट सिस्टम में क्या होता है कि पहले वो फल वाले पौधे को हिलाती है, ठीक है, ऐसी मशीन। फिर उसके बाद जो भी फल होते हैं उनको एक बॉक्स के अंदर कह लो, या फिर एक अपने आप ही उनको कैच कर लेती है, फलों को पकड़ लेती है, मतलब ज़मीन पे नहीं गिरते फल, एक जालीनुमा एक स्ट्रक्चर के अंदर गिरते जाते हैं। उसके अलावा उनको फिर वो एक बॉक्स के अंदर कलेक्ट करती जाती है, इकट्ठा करती जाती है, ठीक है। दूसरे टाइप की मशीनें होती हैं पिक एंड कलेक्ट सिस्टम, जिनमें ज़्यादातर फल जो अपने आप ही नीचे ज़मीन पे गिरते हैं, जैसे बादाम है या ऐसी बहुत सी फसलें हैं, उनके अंदर पिक एंड कलेक्ट सिस्टम होता है। भाई ज़मीन पे गिरे हुए फलों को इकट्ठा करती है और पिक करती है, और उसके बाद उसको कलेक्ट करती जाती है, ठीक है, नीचे गिरे हुए फलों को। इसके अलावा वंस ओवर हार्वेस्टर होती हैं, जहाँ पे आपको फसलें प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर भेजनी होती हैं और आपकी फसल एक साथ ही पकती है, वहाँ पे वंस ओवर हार्वेस्टर यूज़ किए जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि जैसे अचार बनाना है, सॉस बनानी है, तो टमाटर एक साथ ही प्लग किए जाते हैं, ठीक है। एक बार में ही सारी मशीन पूरे पूरे पौधे से सारे फल एक साथ ही कलेक्ट कर लेती है, तोड़ लेती है। प्रिपेयरिंग टू हार्वेस्ट, तुड़ाई के लिए तैयार होना। बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब अपने किसी चीज़ को हार्वेस्टिंग की शुरुआत करते हैं, तो वो इस टॉपिक में अपने कवर कर रहे हैं। ए पुअर हार्वेस्टिंग ऑपरेशन विल रिजल्ट इन पुअर क्वालिटी यील्ड एंड लो सेलिंग प्राइस। अगर अपने जो खराब तुड़ाई ऑपरेशंस करते हैं, जिसके कारण जो आपकी उपज की गुणवत्ता होगी, उपज होगी, वो कम मिलेगी, और साथ में आपको जो सेलिंग प्राइस होगा, जो मूल्य मिलेगा बिक्री के बाद, ठीक है, वो कम मिलेगा, ठीक है। मतलब आपने जब हार्वेस्टिंग ही ढंग से नहीं की, हो सकता है उस पर कोई खरोंच लग गई हो, कोई चोट लग गई हो, फलों की क्वालिटी ढंग अच्छी ना हो तुड़ाई के अंदर, ठीक है, तो आपको उसका मूल्य भी कम मिलेगा। एक तो उपज भी नुकसान होगा, उपज भी कम मिलेगी, और रही कोई कसर, आपको मूल्य भी उस प्रोडक्ट का कम मिलेगा। द प्रोड्यूसर शुड प्लान द हार्वेस्टिंग ऑपरेशन वर्क वेरी केयरफुली, स्पेशली व्हेन द एंटरप्राइजेज एट ए कमर्शियल स्केल। जो ग्रोवर होता है उसको अपना जो वर्क या ऑपरेशन होता है तुड़ाई का, उसको उसका प्लान बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाना चाहिए, ठीक है, बहुत सावधानी से बनाता है। स्पेशली जब जब अपना जो काम है या उद्यम है वो एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे और कमर्शियल स्केल पे है। मतलब कमर्शियल स्केल से मतलब अपने उसको बेचने के हिसाब से उसको उगा रहे हैं, कमर्शियल स्केल के ऊपर व्यावसायिक तरीके से उसकी कर रहे हैं, तब अपने को बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक जो प्लान होता है हार्वेस्टिंग का वो बनाना पड़ता है। अरेंजमेंट फॉर वर्कर्स, इक्विपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन शुड बी मेड। जो वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, उनका प्रबंध, जो इक्विपमेंट है उनका प्रबंध, या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जो फल और सब्जियां टूटी हुई होंगी उनको ले जाने का लिए परिवहन होगा, उसका प्रबंध किया जाता है। मतलब उसके उसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल या ध्यान रखा जाता है कि भाई आपके वर्कर हैं तोड़ाई के लिए, वो अरेंज करना कि भाई किस प्रकार से वर्कर तोड़ेंगे या कितने वर्कर चाहिए मुझे, उनका पहले से आपको तैयारी करनी होती है। इक्विपमेंट, किस इक्विपमेंट से तोड़ेंगे उसकी भी पहले से अरेंजमेंट होती है। ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज होगा, पहले से तैयारी की जाती है इनकी। हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट मस्ट बी क्लीन्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर ऑपरेशन। जो हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, तुड़ाई के यंत्र होते हैं, उनको पहले साफ किया जाता है, फिर हार्वेस्टिंग के लिए उनको तैयार किया जाता है, तुड़ाई के लिए उनको तैयार किया जाता है। When the crop is ready for harvesting, the decision on when to start harvesting will largely depend on this। जब फसल पूरी तरह से तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, उसके बाद ये निर्णय लेना कि तुड़ाई कब शुरू करनी है बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करती है। लार्जली डिपेंड ऑन दिस, ऑन दिस।
एक तो है वेदर कंडीशन, मौसम जो होता है अपने उस टाइम कैसा मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, जहाँ बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कब हार्वेस्टिंग या तुड़ाई शुरुआत करनी है, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट में तुड़ाई हो गई, तो आपको टाइम भी चाहिए तोड़ने के लिए। तो उस टाइम वेदर कंडीशन कैसी है, बरसात तो नहीं आने वाली, मतलब ध्यान में रखी जाती हैं। उसके अलावा मार्केट इंटरेस्ट, मार्केट के रुचि क्या है, मार्केट के अंदर ये कह लो कि अ, वो अगर मैं प्रोडक्ट लेके जाऊं तो वो खरीदेगी या कितने प्राइस पे वो खरीदेगी, मतलब रुचि क्या है मार्केट की। इसके अलावा द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग डेट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग डेट इट डिपेंड ऑन द क्रॉप्स। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है मार्केटिंग डेट्स की, मतलब बहुत सी फसलें ऐसी होती हैं जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, वैसे तो वो डिपेंड फसलों के ऊपर ही ज़्यादातर करती है। जैसे कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको जैसे ही तोड़ लिया उसके बाद मार्केट करना पड़ता है, उनको बेचना पड़ता है, ठीक है, उनकी मार्केटिंग होती है। जैसे बहुत सी बेरीज हैं, लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ये ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रखी जा सकती, ठीक है। पर बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जैसे ट्यूबर क्रॉप है, पोटैटो है, इनको क्या होता है कि अगर आप एक टाइम इनकी हार्वेस्टिंग डिले भी कर देते हो, तुड़ाई इनकी डिले कर देते हो कि भाई तुड़ाई थोड़ा रुक कर करते हो 10-15 दिन, तो भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। ये फसलों के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड करती है कि भाई किस प्रकार की जो मार्केटिंग की फ्लेक्सिबिलिटी गेट होती है, कि भाई आप मार्केटिंग कर रहे हो, किसी चीज़ को बेच रहे हो, उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, फसलों के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड करती है। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग मतलब तुड़ाई के बाद जो उसकी सार संभाल की जाती है फलों और सब्जियों की, वो, यानी कि अपना जो पहला टॉपिक था अपने हार्वेस्टिंग वाला कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक अपना उसी के अंदर जो दूसरा पॉइंट था कि पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, जहाँ फील्ड हैंडलिंग, जिसको मैंने उसमें टॉपिक के अंदर लिखा हुआ फील्ड हैंडलिंग, ठीक है, उसको पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग भी कह सकते हो। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग अपने आप में एक नाम है जो बहुत से ऑपरेशन, एक सीरीज के अंदर ऑपरेशन आते हैं, उनको दिया गया है, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग इज द नेम गिवन टू ऑल द प्रोसेसेस थ्रू विच fruits and vegetable are delivered from the time of harvest to the consumer। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग एक ये कह लो कि प्रोसेस का, बहुत सी प्रोसेस हैं जिनको नाम दिया गया है फल और सब्जियों के अंदर, जो कि तुड़ाई के समय से लेकर कंज्यूमर तक, जो उसको उपभोक्ता होता है उस तक पहुंचने के मध्य होते हैं प्रोसेस, ठीक है। जैसे चलो मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें ज़्यादा ध्यान में रहेगा। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सब्जियों के अंदर सब्जियों को तोड़ा जाता है, ठीक है। तुड़ाई करने के बाद सीधी तो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचती, मार्केट, उसका मार्केट भी तो होता है बीच में। तो पहले क्या करता है फार्मर, उसको जैसे ही तोड़ता है प्री कूलिंग करता है कि वो ज़्यादा टाइम तक तरोताज़ी बनी रहे, ठीक है, प्री कूलिंग करता है। ये ऑपरेशन मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि क्या होते हैं, ठीक है। प्री कूलिंग करता है, फिर उसके बाद उसकी वॉशिंग करता है, ठीक है, फिर ट्रिमिंग करता है, या फिर उसकी ग्रेडिंग करता है, या फिर उसमें शॉर्टिंग करता है, या फिर उसकी पैकेजिंग करता है। फिर वो होलसेलर के पास, यानी कि होलसेलर से मतलब है, यानी कि वो मंडी में पहुंचाता है, जो एक बहुत बड़ा थोक विक्रेता होता है, ये कह लो कि उसके पास सारी सब्जियां वो खरीदता है। फिर उससे मतलब पहले तो उसमें एक ट्रांसपोर्ट भी और जुड़ गया, फिर वो स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए, वहां से रिटेलर खरीद खरीद के ले जाते हैं, या फिर रिटेलर के पास वो सेंड करता है कि भेजता है, जो गली वाले दुकानदार होते हैं, जो शहरों में दुकानदार होते हैं, उनके पास वो होलसेलर सेंड करता है। तो वहां तक पहुंचने के अंदर भी आपको ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ठीक है। फिर वो आगे सेल करता है, मतलब उसके अंदर कितने स्टेप्स हैं, वो सारे के सारे पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे फ्लो चार्ट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फलों के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग की जाती है, मतलब जो प्रोसेस जब स्टेप्स आते हैं वो, उनका फ्लो चार्ट इस प्रकार है। जैसे हार्वेस्टिंग करते हैं, पहले मान लो कि तुड़ाई हो गई फल की, ठीक है, हार्वेस्टिंग तक अपने कवर कर लिया, हार्वेस्टिंग हो गई, उसके बाद उनकी प्री कूलिंग की जाती है, ठीक है। प्री कूलिंग मैं आगे बताऊंगा एक एक स्टेप के बारे में। तो क्या होते हैं, प्री कूलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसकी शॉर्टिंग की जाती है फलों की, ठीक है, श्रेणीकरण करते हैं, फिर उनको वॉशिंग किया जाता है, धोया जाता है, वॉश किया जाता है, फिर वैक्सिंग केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं,
उसके बाद फिर से साइजिंग करते हैं, ठीक है, फिर पैकेजिंग करते हैं वापस, फिर स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज मतलब उसका भंडारण होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन परिवहन होता है, फिर होलसेलर के पास वो कमोडिटी पहुंचती है। इतने सारे स्टेप कवर करने के बाद वो होलसेलर के पास, थोक विक्रेता जो बड़े वाले रहते हैं जो सारी सब्जियां इकट्ठी करते हैं, ठीक है, होलसेलर के पास पहुंचती है। फिर उसके बाद होलसेलर रीसाइजिंग, रीसॉर्टिंग, रीसाइजिंग और रीपैकेजिंग करता है। मतलब वहाँ पे हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम या स्टोरेज के टाइम या पैकेजिंग के टाइम कोई प्रोडक्ट खराब हो गया हो आते टाइम इतने लंबे दूरी पर, तो वो वापस से उनकी सॉर्टिंग करता है, फिर उनको रीसाइज भी करता है और रीपैकेजिंग भी करता है, दूसरी बार उनकी पैकेजिंग करता है। फिर से वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जाती है, परिवहन के अंदर, रिटेलर के पास पहुंचती है, रिटेलर दुकानदार, ठीक है, गली वाला दुकानदार, उसके पास पहुंचती है, फिर वो कंज्यूमर तक पहुंचती है, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, उस तक पहुंचती है वो कमोडिटी फल जैसे है, ठीक है। सब्जियों के अंदर क्या होता है फ्लो चार्ट हैंडलिंग का, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग का, जो उनके अंदर स्टेप्स होते हैं। हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग के बाद प्री कूलिंग की जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद उनकी क्लीनिंग की जाती है, क्लीनिंग के अलावा ट्रिमिंग करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है, फिर उसके बाद ग्रेडिंग की जाती है, ग्रेडिंग श्रेणीकरण करना, उनको आकार, रंग, साइज के हिसाब से अलग अलग करना, फिर सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग में श्रेणीकरण एक ग्रेडिंग की तरह ही है, सॉर्टिंग के अंदर खराब फलों को निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्यूरिंग करते हैं, सुखाया जाता है, फिर साइजिंग, वापस से साइजिंग करते हैं, क्यूरिंग के बाद साइजिंग करते हैं, साइजिंग मतलब उनके आकार के हिसाब से उनको अलग अलग करना, फिर वैक्सिंग करते हैं, ठीक है, वैक्सिंग भी करते हैं सब्जियों के अंदर भी। फिर उसके बाद पैकेजिंग होती है, ठीक है, पैकेजिंग मतलब उनको पैक कर दिया जाता है बॉक्स के अंदर। फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन किया जाता है, फिर होलसेलर के पास पहुंचती है ट्रांसपोर्ट होकर, ठीक है। फिर होलसेलर ट्रांसपोर्टेशन फिर करता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर डालता है, रिटेलर के पास पहुंचती है, ठीक है, फिर कंज्यूमर उसको वो करता है। ये वाला है, ये वेजिटेबल्स के लिए है जनरली, ठीक है। पहले वाला अपने जो पढ़ रहे थे वो फ्रूट्स का था फ्लो चार्ट। कई बार क्या है फ्लो चार्ट भी पूछ लेते हैं कि आप पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग को फ्लो चार्ट के थ्रू समझाइए, तो जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से भी आ सकता है। तो याद रखना जो फ्लो चार्ट फ्रूट्स का है वो इस प्रकार से है, ये चीज़ें उसमें स्टेप्स रहते हैं, और सब्जियों के अंदर ये वाले स्टेप्स कवर किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है अपने एक एक टॉपिक के ऊपर कवर पता करते हैं कि होते क्या हैं एक्चुअल में। जैसे मैंने हार्वेस्टिंग के बारे में बता ही दिया, उसके बाद प्री कूलिंग क्या होती है, ठीक है, एक एक स्टेप के ऊपर चलेंगे। हाई टेम्परेचर आर डिटर्मिनल टू मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्पेशली व्हेन हार्वेस्टिंग इज डन ड्यूरिंग हॉट डेज। प्री कूलिंग पहले तो मैं बता दूं, प्री कूलिंग से मतलब है ठंडा करना एक तरीके से, ठीक है, सब्जियों और फलों को। और बहुत से मेथड यूज किए जाते हैं प्री कूलिंग के अंदर भी, बहुत सी विधियां हैं प्री कूलिंग की। तो हाई टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा तापमान, तो क्वालिटी होती है जो फलों और सब्जियों को मेंटेन करने के अंदर, क्वालिटी को बनाए रखने के लिए एक डिटर्मिनल फैक्टर होता है, निर्धारित करने वाला, ठीक है, आधारी कह लो या निर्धारित करने वाला एक टेम्परेचर जो होता है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक होता है। जब हार्वेस्टिंग गर्म दिनों के अंदर की जाती है, मतलब जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, आप तुड़ाई कर रहे हो, तो उस समय हाई टेम्परेचर जो होता है, ज़्यादा तापमान उनकी क्वालिटी को खराब करता है, ये कह लो, ठीक है। प्री कूलिंग इज ए मीन ऑफ रिमूविंग द हीट ऑफ द फील्ड। प्री कूलिंग का मतलब होता है जो खेत की गर्मी होती है उसको रिमूव करना, उसको हटाना, यानी कि उस टाइम जो तापमान था उस तापमान के कारण जो फल सब्जियों के अंदर भी तापमान ज़्यादा रहेगा, तो जिसके कारण वो जल्दी खराब हो जाएंगी, तो उसको डाउन करना, उसको कम करना, उस गर्मी को निकालना, फील्ड हीट को निकालना। मतलब वैसे तो कई बार क्या होता है कि ये शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी पूछा जाता है कि प्री कूलिंग क्यों की जाती है या इसका क्या उद्देश्य होता है। तो याद रखना रिमूवल ऑफ फील्ड हीट, रिमूवल ऑफ फील्ड हीट, फील्ड हीट को निकालना, खेत की गर्मी को निकालना आपका प्री कूलिंग कहलाता है, ठीक है। दिस स्लो द रेस्पिरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, reduce the risk of microorganism attack, reduce water losses and reduce the load on the cooling system of storage of or transportation।
जो प्री कूलिंग की जाती है, ये रेस्पिरेशन जो श्वसन दर होती है उसको प्रोडक्ट की उस श्वसन दर को कम कर देती है। जितना ज़्यादा तापमान होगा श्वसन दर ज़्यादा होगी, कम तापमान होगा श्वसन दर कम होगी। ठीक है, मैंने पहले भी पढ़ाया। तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक, अगर प्री कूलिंग करते हैं तो इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीवों का अटैक होता है वो भी कम होता है कम तापमान के कारण। इसके अलावा रिड्यूस वाटर लॉसेज, जो पानी की कह लो कि उसके अंदर लॉस होता है, हॉस होता है, वो भी कम हो जाता है। फल और कमोडिटी से जो भी फल है या सब्जी है उसको प्री कूल करते हैं तो इससे पानी की कमी जो लॉस हो रहा होता है, मतलब उड़ रहा होता है पानी, वो भी कम हो जाता है। उसके कारण ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा उड़ता है। एंड रिड्यूस द लोड ऑन द कूलिंग सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा जो लोड पड़ने वाला होता है कूलिंग सिस्टम के ऊपर, जैसे अपने ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर उसको स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखते हैं कोई सब्जी, और उसके अंदर जो वहाँ पे कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है उसके ऊपर लोड को भी कम कर देता है। क्योंकि आपने पहले ही कमोडिटी को कुछ हद तक ठंडा कर रखा है, फिर उसके बाद वो अगर ट्रांसपोर्ट के अंदर भी अगर आपका कूलिंग सिस्टम या कोल्ड चैन के थ्रू आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपके उसके ऊपर जो वहाँ पे एसी या कोई भी ऐसी चीज़ लगी हुई होगी उसको ठंडा करने के लिए उस पर लोड कम रहेगा, उसको भी ये कम कर देता है। Currently used pre-cooling methods includes room cooling, forced air cooling, water cooling, vacuum cooling and package icing। जो अभी ज़्यादातर प्री कूलिंग के लिए मेथड ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं उनमें रूम कूलिंग, मैं इनके एक एक के बारे में अलग अलग से बताऊंगा। ठीक है, रूम कूलिंग यूज़ किया जाता है, फोर्स्ड एयर कूलिंग यूज़ किया जाता है, वाटर कूलिंग यूज़ होती है, वैक्यूम कूलिंग यूज़ होती है और पैकेजिंग आइसिंग यूज़ किया जाता है। एक एक के बारे में अपने आगे कवर कर लेते हैं। तो पहले रूम कूलिंग क्या होता है। ठीक है, कमरे के अंदर ठंडा करना कहने का मतलब रूम कूलिंग से मतलब है दिस इज ए रिलेटिवली सिंपल मेथड दैट रिक्वायर ओनली वन रेफ्रिजरेटेड रूम विद सफिशिएंट कूलिंग कैपेसिटी। इसके बहुत ही सिंपल मेथड है, ये कह लो कि ये दूसरे जितने भी मेथड होंगे उनके उनसे तुलना में बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें आपको एक कह लो कि रेफ्रिजरेटेड रूम या कमरे की आवश्यकता होगी, यानी कि ऐसा कमरा जो ठंडा रहता है, उसमें फ्रिज जैसी सुविधा हो लगी हुई हो, ऐसे कमरे की आवश्यकता है। ठीक है, जिससे कि वो पूरी तरह से सफिशिएंट हो, कूलिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी कूलिंग कैपेसिटी हो। प्रोडक्ट्स आर पैकेज्ड इन कंटेनर्स which are placed loosely in the cooling room, leaving enough space between the containers to allow cool air to circulate the for each। प्रोडक्ट्स होते हैं जो भी उनको पैकेट्स के अंदर, जहाँ कह लो कि उनको कंटेनर्स के अंदर, बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं उनमें डाल के रख दिया जाता है, और जो कमरे के अंदर रखे जाते हैं दूरी दूरी पे रखे जाते हैं, ज़्यादा क्लोजली नहीं रखे जाते, उनके अंदर अच्छा स्पेस हो जिससे कि वो जल्दी ठंडे हो सकें, उनके अंदर हवा जल्दी से घूम सके, ठंडी हवा। ठीक है, उनको थोड़ी दूरी दूरी पे रखे जाते हैं कंटेनर्स के अंदर डालकर उस कमरे के अंदर, रेफ्रिजरेटेड रूम के अंदर। द रेट ऑफ कूलिंग इज स्लो एज कंपेयर टू अदर मेथड्स ऑफ कूलिंग। जो कूलिंग की प्री कूलिंग की रेट होती है वो इस मेथड में थोड़ी स्लो होती है, मतलब कम होती है। दूसरी में जल्दी हो जाती है प्री कूलिंग, पर इस मेथड में थोड़ी दूसरी मेथडों की तुलना में, दूसरी विधियों की तुलना में कम होती है। ठीक है, मतलब इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज बनाना, बीन्स, कैबेज, कोकोनट एक्सेट्रा, ये सारी सब्जियों के लिए और फलों के लिए सुटेबल मेथड है। भले वो केला है या फिर बीन्स है या कैबेज है, ठीक है, पत्ता गोभी है, या फिर कोकोनट है, उन सभी के अंदर ये मेथड सबसे अच्छा रहता है, रूम कूलिंग। फिर है फोर्स एयर कूलिंग। फोर्स एयर कूलिंग मतलब आप जबरन उसके अंदर हवा प्रवेश करवाते हो किसी कमरे के अंदर। दिस इज ए मोर रैपिड मेथड ऑफ एयर कूलिंग द प्रोडक्ट। ये थोड़ा, ये कह लो कि दूसरों की तुलना में थोड़ा तेज विधि है प्रोडक्ट को हवा से ठंडा करने की। कोल्ड एयर इज फोर्स्ड टू फ्लो थ्रू द इनसाइड ऑफ ईच कंटेनर causing it to carry heat away from the surface of the product rather than directly into the surface of the container। जो कोल्ड एयर होती है, ठीक है, इसमें कह लो कि एक कमरा है जहाँ एक टनल मान लो, ठीक है,
एक साइड से उसमें हवा प्रवेश करवाई जा रही है, दूसरी साइड से हवा बाहर निकल रही है। ठीक है, जो हवा प्रवेश करवाई जा रही है वो ठंडी हवा है। ठीक है, वो एक साइड से हवा अंदर से होती हुई प्रोडक्ट्स के अंदर से होती हुई गुजर जाती है। ठीक है, कॉजिंग इट टू कैरी हीट अवे फ्रॉम द सरफेस। इसके ऊपर से जो भी प्रोडक्ट आपने रखे हैं, सब्जियां रखी हैं, उनके ऊपर की जो भी हीट है उसको उस प्रोडक्ट से दूर करती जाती है। मतलब तेज हवा का भाव होता है, ठंडी हवा का, तो वो अपने साथ जो भी उसके साथ गर्मी है फल की, उसको अपने साथ बहा के ले जाती है। ठीक है, द कंटेनर्स आर प्लेस्ड इनसाइड ए कवर्ड टनल विद ए एन एग्जॉस्ट फैन एट वन एंड। इसमें जो फल और सब्जियां रखी जाती हैं, ठीक है, एक कवर टनल होता है, एक कह लो कि गुफानुमा, एक गुफा कह लो, एक लंबी सी टनल कह लो। ठीक है, वैसा बना हुआ रहता है। उसमें एक साइड उसका जो एंड होता है वहां पे एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ रहता है। एग्जॉस्ट फैन मतलब जो हवा अंदर की हवा को बाहर फेंकता है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ रहता है। एक साइड से अपने आप ही अंदर हवा आ रही है और दूसरी साइड से वो हवा को बाहर फेंक रहा है। एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ रहता है। हाईली पेरिशेबल and high value products such as grapes, strawberries and raspberries can be refrigerated in less than an hour using this method। जो बहुत ही ज़्यादा पेरिशेबल होती हैं, बहुत जल्दी ख़राब होने वाली सब्जियां होती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वैल्यू वाले प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जिनकी मूल्य ज़्यादा होता है, जैसे ग्रेप्स है, स्ट्रॉबेरी है, या फिर रसबेरीज है, उनको इस विधि से एक घंटे से भी कम समय के अंदर प्री कूल किया जा सकता है। रेफ्रिजरेटेड इन लेस देन एन हॉर्स यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, एक घंटे से कम समय के अंदर इस मेथड से उनको प्री कूल्ड किया जा सकता है। दूसरा है, कुछ ऐसा होता है, वैसे याद रखना। ठीक है, इसमें कमरों के अंदर उनको रख दिया जाता है, कंटेनर्स के अंदर, और एक साइड से इसमें हवा घुस रही है और दूसरी साइड से इसमें से हवा खींची जा रही है, बाहर फेंकी जा रही है। ठीक है, फिर है वाटर कूलिंग, हाइड्रो कूलिंग जिसको कह सकते हो। ठीक है, वाटर कूलिंग मतलब हाइड्रो कूलिंग। ज़्यादातर जो भी किसान होते हैं, छोटे फार्मर रहते हैं, सब्जियों की ज़्यादातर प्री कूलिंग वो पानी से ही करते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो डिप करते जाते हैं, जैसे ही फल तोड़ते जाते हैं, सब्जी तोड़ते जाते हैं, वो पानी से भरी हुई बकेट के अंदर डालते जाते हैं, बाल्टी के अंदर डालते जाते हैं, जिससे वो प्री कूल्ड हो जाते हैं खेत के अंदर ही। ठीक है, तो वाटर कूलिंग, अगर अपने इसको कमर्शियल स्केल पे कर रहे हैं, फल और सब्जियों की तोड़ाई, जहाँ आप उसकी ग्रोइंग कर रहे हो, उगा रहे हो, तो आप वाटर कूलिंग एक बड़े आपको इस सिस्टम की ज़रूरत होगी। दिस इज़ ए फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव मेथड। ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट और कम पैसे वाला या खर्चीला मेथड है, विधि है। द प्रोडक्ट इज देन एक्सपोज टू कोल्ड वाटर थ्रू ए बाथ और डिप। इसमें जो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, उसको ठंडे पानी के अंदर जहाँ तो धोया जाता है, यहाँ के लोग उसको नहलाया जाता है, बात कराई जाती है, जहाँ फिर उसके अंदर डुबोया जाता है। ठीक है, जहाँ तो उसके ऊपर पानी डाला जाता है जिससे वो पूरे के पूरे भीग जाए, और जहाँ फिर उनके अंदर उसको डिप कर दिया जाता है पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर। द रिक्वायर्ड कूलिंग टाइम इज ऑफ्टन मीन्स। इसमें जो टाइम होता है कूलिंग का, जैसे पहले वाले में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा था, दूसरे वाले में भी एक घंटे से कम समय लग रहा था, पर इसमें कुछ मिनट ही लगते हैं प्री कूलिंग के अंदर, पर ये सबके अंदर यूज नहीं की जा सकती, याद रखना। ठीक है, द रिक्वायर्ड कूलिंग इज टाइम इज ऑफ्टन मीन्स, जो कूलिंग का समय होता है वो कुछ मिनट ही होता है। हाउ एवर नॉट ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट टोलरेंट हाइड्रो कूलिंग। जबकि जो सारे हर प्रकार के जो उत्पाद होते हैं वो हाइड्रो कूलिंग को सहन नहीं कर सकते। इन हाइड्रो कूलिंग प्रोडक्ट्स द सरफेस बिकम वेट विच कम इंक्रेज डिके इन सम टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। हाइड्रो कूलिंग के अंदर जो प्रोडक्ट की सरफेस होती है, सतह होती है, यानी कि फल होते हैं, वो गीले हो जाते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, ऊपर से, जिसके कारण ज़्यादातर जो प्रोडक्ट होते हैं डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सी कमोडिटीज़ डिके होना स्टार्ट हो जाती हैं, गलना या सड़ना, खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं, ज़्यादा मॉइस्चर के कारण, नमी के कारण, प्रोडक्ट के ऊपर पानी ज़्यादा लग जाता है, तो इसके कारण। लीफी वेजिटेबल, आर्टिचॉक्स, एस्पेरेगस, बीट्स, ब्रोकोली, ब्रुसेल्स स्प्राउट, कैरट, कॉलीफ्लावर, सेलरी, चाइनीज कैबेज एक्सेट्रा, जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनकी ज़्यादातर प्री कूलिंग वाटर कूलिंग से करते हैं। जहाँ आर्टिचॉक्स है, या एस्पेरेगस, शतावर, या फिर बीट्स है, ठीक है, ब्रोकोली के अंदर भी, या फिर ब्रुसेल्स स्प्राउट्स के अंदर, जहाँ कैरेट्स, गाजर के अंदर, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी की जो प्री कूलिंग की जाती है वो हाइड्रो कूलिंग के थ्रू की जाती है। ठीक है, ये कमोडिटी इसके लिए काफ़ी सुटेबल रहती है।
कुछ इस प्रकार से बाथिंग करवाते हैं बाथिंग के अंदर। तो ठीक है, फल और सब्जियां रखी हुई रहती हैं, ऊपर से पानी को फुवारे की तरह डाला जाता है कि भाई पूरी की पूरी सब्जियां गीली हो जाए, उनकी कूलिंग हो जाए। प्री कूलिंग का मेथड है वैक्यूम कूलिंग, जिसको आप निर्वात की प्री कूलिंग भी कह सकते हो। निर्वात से प्री कूलिंग, निर्वात मतलब एक तरीके से अंदर का प्रेशर डाउन कर देना, यानी कि अंदर की हवा, किसी एक चैम्बर के अंदर की हवा को कम कर देना, बहुत ही हवा के प्रेशर को खींच लेना, ठीक है, निर्वात पैदा कर देना उसके अंदर। तो इससे कैसे करते हैं? दिस इज मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर कूलिंग लीफी वेजिटेबल्स। जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनके लिए ये कारगर एक तरीका है ठंडा करने का, स्पेशली वेजिटेबल्स सच एज लेटूस, कैबेज एंड चाइनीज कैबेज। जैसे कि जो पत्तेदार सब्जियां जैसे लेटूस होती है, ठीक है, कैबेज पत्ता गोभी या फिर चाइनीज पत्ता गोभी होती है, उसके लिए ये काफ़ी कारगर मेथड है। द प्रोडक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड ए वैक्यूम ट्यूब विद ए लो एयर प्रेशर। जहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि पत्तेदार सब्जियां होती है, कोई सब्जियां जिसको भी अपने प्री कूल करना है, उनको एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर रखा जाता है। वैक्यूम ट्यूब से मतलब अपने एक बहुत बड़े चैम्बर के अंदर अगर रखते हैं तो वहाँ पे निर्वात पैदा करने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा इफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा मशीनों को लगाना पड़ेगा कि वो निर्वात पैदा कर सकें। एक छोटा सा एक चैम्बर बना हुआ रहता है, उसके अंदर निर्वात पैदा किया जाता है, ठीक है, उनके अंदर के प्रेशर दबाव जो होता है हवा का, उसको कम किया जाता है। when the pressure is reduced to 4.6 mm Hg, यानी कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कि जो प्रेशर है, ठीक है, 4.6 एम, इतना मतलब उसका रिड्यूस कर देते हैं, 4.6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक कर देते हैं। अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहो इस यूनिट को, तो ये समझ लेना कि 1 मिलीमीटर मरकरी बराबर 133.322 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। तो इतना उसका जो प्रेशर होता है, दबाव कम कर देते हैं, जिसके कारण द वाटर बॉयल ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द लीफ एट 0 डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण पत्ती की सतह के ऊपर पानी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर उबलने लगता है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग ड्रॉ हीट्स टू वेपोराइज, और जो उबलने का प्रभाव होता है, ठीक है, उसके कारण जो वो वाष्पीकरण के लिए, उबलने का प्रभाव वाष्पीकरण के लिए गर्मी को खींचता है। उसको गर्मी चाहिए होती है क्योंकि वो वेपोराइज होना है उसको उबलने के बाद, तो उसके लिए वो गर्मी को खींच लेता है, ठीक है। एंड देयरफॉर कूल द प्रोडक्ट, जिसके कारण जो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, वो ठंडा हो जाता है। द कूलिंग टाइम इज यूजली 20 to 30 मिनट्स, और इसमें जो कूलिंग का समय होता है, प्री कूलिंग का समय होता है, लगभग 20 से 30 मिनट का ही समय लगता है। The equipment required for vacuum cooling is very expensive and may not be a good choice for doing small scale. जो इक्विपमेंट होते हैं वैक्यूम कूलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि आपको वैक्यूम क्रिएट करना है, निर्यात पैदा करना है, तो उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं, तो ये ज़्यादा महंगा पड़ता है। जब अगर अपने जहाँ पे अगर छोटी जगह पे, जहाँ छोटे स्तर पे अपने काम करना होता है, आपके पास छोटा फार्म है, वहाँ पे तो प्री कूलिंग इस मेथड से करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो ज़्यादा अच्छी चॉइस नहीं होती स्मॉल स्केल के लिए ये। Some stem, leafy and flower types of vegetables such as endive, Brussels sprout, carrots, cauliflower, Chinese cabbage, celery, leeks, limba bean, spinach, sweet corn, etc. are pre-cooled by this method. कुछ जो तने वाली सब्जियां हैं या फिर पत्तेदार सब्जियां हैं या फिर फ्लावर्स होते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर है, ठीक है, तो उनका जो प्री कूलिंग की जाती है वो इस मेथड से की जाती है। नेक्स्ट जो मेथड है अपना पैकेज आइसिंग और टॉप आइसिंग। पैकेज आइसिंग से मतलब जो पैकेट्स होते हैं उनके ऊपर आइस के अंदर उनको रखना, या फिर टॉप आइसिंग मतलब उसके ऊपर जो आपके कंटेनर है उनके ऊपर बर्फ का घोल या फिर बर्फ जो परतदार बर्फ होती है उसको डालना, उससे ठंडा करना प्री कूलिंग का मेथड है, ठीक है। दिस इज द इजिएस्ट वे टू कूल, बहुत ही सिंपल और इजिएस्ट मेथड होता है, आसान विधि है कूल करने की। द प्रोडक्ट में बी कूल्ड बाय एडिंग क्रश्ड आइस, फ्लैक आइस और आइस सलरी टू द कंटेनर्स। इसके अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कोई उत्पाद है, ठीक है, सब्जी है, उसके ऊपर जो ठंडा करने का जो उसमें करते क्या कि जो कुचली हुई बर्फ होती है या फिर जो परतदार बर्फ होती है या फिर बर्फ का जो घोल होता है उसको कंटेनर के ऊपर डाला जाता है, ठीक है। हाउएवर द दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर प्रोडक्ट दैट आर वेरी सेंसिटिव टू आइस कोल्ड टेम्परेचर। जबकि ये जो मेथड है उन फसलों के लिए, उन प्रोडक्ट्स के लिए, उन सब्जियों के लिए, जहाँ उन फलों के लिए
सुटेबल नहीं है, जो कि ज़्यादा ठंडे तापमान को सहन नहीं कर पाते, आइस जैसे। क्योंकि कई फलों के अंदर या सब्जियों के अंदर अगर उनको ठंडे तापमान के अंदर या फिर बहुत ही ज़्यादा कम तापमान के ऊपर उसके ऊपर रखा जाता है, तापमान रखा जाता है, तो उनमें चिलिंग इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे फसलों के लिए ये ज़्यादातर उपयुक्त नहीं है, ये मेथड अच्छा नहीं है। ठीक है, उनके अंदर चिलिंग इंजरी हो जाएगी, तो आपके वहाँ के जो उसके चिलिंग इंजरी में क्या होता है, उसके जो उत्तक होते हैं या उनकी जो कोशिकाएं होती हैं या सेल्स होती हैं, वो वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं, उनको नुकसान पहुँचता है, डैमेज्ड हो जाती हैं। ठीक है, वाटरी हो जाती हैं थोड़ी सी। Cooling by ice also inevitably moistens both the product and the container and generates water that need to be removed. जब कूलिंग करते हैं आइस से, ये क्या करती है कि जो वो अपना प्रोडक्ट होता है और कंटेनर होता है, दोनों को गीला कर देती है। ठीक है, मॉइस्चन कर देती है, मतलब दोनों को अंदर, इसमें भी पानी पैदा होता है। ठीक है, पानी बनता है, उस पानी को निकालने की आवश्यकता होती है। कई बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पानी को या नमी को सहन नहीं कर सकते। ठीक है, उनके लिए भी ये सुटेबल नहीं है। रूट्स, स्टेम्स, फ्लोवरिंग वेजिटेबल्स लाइक एंडी, ब्रोकोली, ब्रुसेल्स स्प्राउट, कैरेट्स एक्सेट्रा, जो इससे प्री कूल्ड किए जा सकते हैं, वो जो जड़ वाली सब्जियां हैं, जहाँ तने हैं, या फिर जो फ्लोवरिंग वेजिटेबल्स है, फूल वाली वेजिटेबल्स हैं, उनको इस विधि से प्री कूल्ड किया जा सकता है। कुछ ऐसे होता है। ठीक है, जिसमें क्रश्ड बर्फ डाली हुई है ऊपर प्रोडक्ट के, और इस प्रकार से उनको ठंडा किया जाता है, प्री कूल किया जाता है। जो इसके नेक्स्ट अपने स्टेप रह गए, जैसे क्यूरिंग है, ड्राइंग है, वॉशिंग है, और भी बहुत से ट्रांसपोर्टेशन, वो सारे के सारे अपने पार्ट सेकंड के अंदर कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो थैंक यू।